1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर कैसे कवर कर सकते हो। तो एक तरीके से ओवरव्यू है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, एक शेर, बिल्ली नहीं चलेगी, बिल्ली भी चल जाएगी, कुत्ता भी चल जाएगा। अच्छा अच्छा, शेरनी सुनाना है। शेरनी तो अलका ने, अच्छा इसने क्या, जानवी ने कल सुनाया था। क्या सुनाया था जानवी? हैं? चीता सुनाया था उसने। चलो शेर सुना देते हैं तो आपको। इस अंदाज ने ही रुद्र को रुद्र बनाया है। इस अंदाज ने ही रुद्र को रुद्र बनाया है, वरना लिबाज की भरमार तो बाजार में भी बेशुमार है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ओवरव्यू। मिडिवल हिस्ट्री को मैंने ये बोला कि अगर हम इसको 1600 ईस्वी पे एंड मान लें, 1600 ईस्वी पे, कितने पे? 1600 ईस्वी पे मिडिवल हिस्ट्री का एंड मान लें, तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हम 1600 ईस्वी से कर सकते हैं, एक समझने के लिए, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता जाऊंगा। बोर्ड पे वैसे भी मतलब कोई मामला नहीं रहता है मेरा, ज़्यादातर यही रहता है कि बस आपको प्रवचन सुनने होते हैं, है ना, और फिर घर पे जाके पढ़ लेना होता है बस। तो 16वीं सदी का समय था, ठीक है, और 16वीं सदी का समय था तो जो यूरोप है, क्या यूरोप आपको मैप में दिखाई देगा, और मैप में ये रहा यूरोप, ठीक है। तो यूरोप में क्या पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण मतलब पहले जगे हुए थे, फिर ये सो गए और फिर से जाग गए। पुनर्जागरण मतलब दोबारा से जाग गए, दोबारा से जागना, दोबारा से जागरण हुआ इनका। तो जब फिर से इनका जागरण हुआ तो सोया हुआ इंसान तो खोया हुआ है, लेकिन जब जागेगा इंसान तब कुछ तो करेगा। तो जब ये जगे तो इन्होंने उठा पटक की, और इनकी उठा पटक का नतीजा ये था, उठा पटक मतलब इन्होंने कुछ यूनिक करने का सोचा, और इनकी उठा पटक का नतीजा ये हुआ कि वास्को डे गामा इंडिया आ जाता है समुद्र के रास्ते। किसके रास्ते? समुद्र के रास्ते। और अभी तक ऐसा वाला मामला नहीं था कि यूरोपीय लोग मतलब पहले इंडिया नहीं आए थे, यूरोपीय वासी पहले भी इंडिया आए थे भाई, पूरा मध्य एशिया मतलब इंडिया आया है ना। इतने सारे मतलब हम पूरा का पूरा मिडिवल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, मतलब ऐसा थोड़ी कि मतलब ये कोई पहली बार इंडिया को कोई खोज हो रही है। लेकिन ये जो भाई साहब आए हुए हैं, ये भाई साहब समुद्र के रास्ते आए हैं। किसके रास्ते आए हैं भाई साहब? समुद्र के रास्ते। तो समुद्र के रास्ते भारत की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? वास्को डी गामा है। ये समुद्र के रास्ते आए हैं। लेकिन इनका देखो ये कितना खतरनाक वाला मामला है। ये व्यक्ति यहाँ से चल रहे हैं पुर्तगाल से, किससे? पुर्तगाल से, और ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप इसको मतलब पार करके ये मेडागास्कर यहाँ से निकल के, और ये केरल, कहाँ पे? केरल कोझिकोड मतलब कालीकट के तट पे पहुँच गए। जब ये कालीकट के तट पे पहुँचे तो यहाँ का एक राजा था, और उस राजा का नाम क्या था? जमोरिन। क्या? जमोरिन। तो जमोरिन ने मतलब इसका स्वागत किया और बोला कि चलो बढ़िया है, 1 से 2 भले। 1 से 2 भले का मतलब क्या? यहाँ पे पहले से अरबी व्यापारी व्यापार करते थे, और जब ये पुर्तगाली व्यक्ति आया बोला महाराज मैं भी व्यापार करना चाहता हूँ, तो उसने बोला चलो अच्छी बात है, एक पहले से मतलब व्यापार कर रहा है, दूसरा आएगा तो मतलब जो जनता के लिए फ़ायदा ही होगा, जितना होगा उतना, क्योंकि इनमें कंपटीशन होगा, और इनमें कंपटीशन, जब भी कंपटीशन होता है तो फ़ायदा किसका होता है? जनता का। क्योंकि जहाँ जो चीज़ पहले मतलब ये 2 रुपये में खरीद रहे थे, किसान है, जैसे समझो एक किसान है, और ये जो किसान है अपनी सरसों को लेके बैठा हुआ है मंडी में, अकेला किसान है,
और खरीदने वाले 5 आ गए, तो किसके लिए फायदा होने वाला है? क्यों फायदा होने वाला है इसका? क्योंकि ये पांचों के पांचों आपस में क्या कर रहे होंगे? कंपटीशन कर रहे होंगे और ये बोल रहे हैं मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, और जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको किसान बेचेगा। तो फायदा किसका हुआ? किसान का। तो ये अगर व्यापार करते हैं, पहले से अरबी व्यापारी यहाँ से व्यापार कर रहे हैं और पुर्तगाली आते हैं, तो राजा तो खुश हुआ, राजा ने तो बोला चलो अच्छी बात है, फायदा होगा प्रजा के लिए। लेकिन अरबी लोगों ने इसका विरोध किया, करेंगे ना ये तो विरोध, और विरोध का कारण क्या है? आर्थिक। ये इकोनॉमिकली मतलब प्रॉब्लम है इनको, वैसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ना तो जातिगत प्रॉब्लम है और ना ऐसा वाला मामला कि पहले से कोई रंजिश चल रही है। बात इतनी सी है कि अगर ये आएगा तो ये रेट बढ़ाएगा, और रेट बढ़ाएगा तो उससे इनको नुकसान होने वाला है, तो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है। ठीक है। पुर्तगाली यहाँ पे धीरे धीरे स्थापित होने लग गए। वास्को डी गामा आया, फिर दोबारा से फिर वास्को डी गामा आ गया, धीरे धीरे पुर्तगाली कंपनी स्थापित हो गई, और पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई, और यहाँ पे वो धीरे धीरे जो समुद्र वाला क्षेत्र है उस पर अपना कब्जा जमाने लग गए, और बोला कि मतलब जिसे बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में आए थे तब तो चूहा बन के आए, लेकिन जब रहने लग गए तो शेर बन गए। और यहाँ पे एक जिसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इंडिया में, उस व्यक्ति का नाम है अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ने इंडिया में ईसाईकरण की नीति चलाई। किसकी नीति चलाई? ईसाईकरण की नीति। मतलब वो व्यक्ति इंडिया में एक तरीके से ईसाई बस्ती बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? ईसाई बस्ती बनाना चाहता है। और ईसाई बस्तियां बनाने के क्रम में भाई साहब ने क्या किया कि जो ईसाई पुरुष हैं उनको बोला कि तुम भारतीय महिलाओं से शादी करो और उससे फिर तुम यहाँ पे बस्ती बना लोगे, और जब यहाँ पे स्थायी बस्ती बन जाएंगी उसके बाद तो यहाँ से कोई भगाने वाला होगा नहीं। तो अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। अब पुर्तगालियों को यहीं पे छोड़ दो, बाद में मतलब छोटी मोटी चीज़ याद रखनी हो तो मतलब जैसे रख सकते हो कि जो तंबाकू की खेती है वो पुर्तगालियों की देन है, प्रिंटिंग प्रेस का मतलब मामला है तो वो पुर्तगालियों की देन है। ठीक है। तो ये पुर्तगालियों के लिए कुछ चीज़ें, मतलब तुम ईसाईकरण की नीति चलाने वाला व्यक्ति कौन है, ऐसे ऐसे करके। ब्लू वाटर पॉलिसी है किसने चलाई? फ्रांसिस डी अल्मीडा। मतलब ये याद रख लेना, कुछ फैक्ट है। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति फायदा कमा रहा है तो उसका पड़ोसी कैसे रह जाएगा? पड़ोसी भी तो कोशिश करेंगे। ऐसा थोड़ी था कि यूरोप जग रहा था तो सिर्फ पुर्तगाली जगह। अरे भाई पूरा का पूरा यूरोप जग रहा था। तो इंडिया में 5 कंपनियों का आगमन हुआ। कितनी कंपनियों का? 5। बाकी ज़्यादा भी हुआ उनसे, मतलब क्या बोलते हैं, लेकिन वो यहाँ पर स्थापित नहीं हुई पूरी तरीके से, लेकिन 5 कंपनियाँ हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। किसका? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो जो सबसे पहले आई वो कौन सी है? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे कौन आ रहे हैं? डच। तीसरे नंबर पे कौन आ रहे हैं? अंग्रेज। कौन आ रहे हैं? अंग्रेज। चौथे नंबर पे कौन आ रहे हैं? डेनिश। कौन? और उस 5वें नंबर पे फ्रांसीसी। ठीक है। तो ये कंपनियों का आगमन रहा। ये पुर्तगाली लोग हैं, कब आ गए? 1498 में। कौन? वास्को डी गामा। यहाँ पे जो अंग्रेजों का मामला है, किसका मामला है? अंग्रेजों का मामला है। तो अंग्रेजों का मामला 1600 ईस्वी। कब? 1600 ईस्वी। फ्रांसीसियों का मामला है 1664। किसका? 1664। ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है। 1600 ईस्वी, 1664। ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी में वो भी व्यापार के पर्पज से है। कोई ऐसा वाला मामला नहीं कि यहाँ पे आके कोई राजनीति करनी है या कुछ भी करना है। सिंपल सा मामला है, व्यापार करना है और व्यापार करके मुनाफा कमाना है। यहाँ से कोई चीज़ खरीदी 20 रुपये की और उसको लेके गई यूरोप, वहाँ पे जाके बेच दी 60 रुपये की। तो व्यापार कर रहे हैं अपना, बढ़िया व्यापार चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ रही है या 1600 ईस्वी में, तो इंडिया में जो शासक है वो है अकबर। कौन? अकबर। तो
अकबर के समय पे ऐसा तो है नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आए और मतलब पूरे भारत में राज बना ले, ऐसा कुछ मामला नहीं। अकबर 1605 में अकबर की डेथ हो गई, उसका बेटा राजा बन गया जहांगीर। कौन राजा बन गया? जहांगीर राजा बना। तो जहांगीर के पास एक ईस्ट इंडिया कंपनी का दल गया और मतलब बोला कि हमें एक फैक्ट्री या कारखाना लगाने के लिए जगह दे, परमिशन दे दिए। तो जहांगीर ने मना कर दिया। फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने 1608 में सूरत में एक फैक्ट्री लगा दी अनाधिकृत। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो जहांगीर है ना, जहांगीर की तबीयत खराब हो गई और जहांगीर ने बहुत सारे लोगों से दिखाया लेकिन उनकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही थी। उलेमा बुलाए, बहुत सारे लोग, मतलब जो उनका धार्मिक मामला रहता है वो सब किया, लेकिन उनकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो ईसाई दल है और वो पहुंचा और बोला कि एक काम करो, हमारी दवाइयाँ उनको भी खा के देख लो, हो सकता है कि अब ठीक हो जाओ। बोला यार वैसे मैं ठीक तो हो नहीं रहा हूँ, दवाई तो बहुत खा ली है। बोला कि देखो इतनी दवाई खा ही ली है तो थोड़ा सा और ये महाराज हो गए ठीक दवाई खाने से, और एक तरीके से एहसान हो गया ये तो जब उन्होंने उसको ठीक किया तो बोला कि अब हमें बदले में तो कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली। और 1613 में, कब? 1613 में पहली आधिकारिक फैक्ट्री लगा दी गई सूरत में। किसकी परमिशन से? जहांगीर की परमिशन से। किसकी परमिशन से? जहांगीर की परमिशन से। उसके बाद जहांगीर के बाद राजा बन गया शाहजहां। कौन बन गया? शाहजहां। अभी इनका जो व्यापार वाला मामला है, ये सिर्फ व्यापार कर रहे हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल व्यापार जैसे कर रहे हैं वैसे ही व्यापार कर रहे हैं। शाहजहां के बाद औरंगजेब बना। कौन बना? औरंगजेब बना। लेकिन ये लोग अब क्या सिस्टम चल रहा है, औरंगजेब के समय तक आते आते सिचुएशन ऐसी बन गई है कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे मतलब विद्रोह हो रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो ये अंग्रेज इन सब चीज़ों पे अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे कि यहाँ पे एक केंद्रीय सत्ता अब ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, चाहे वो मराठा हो, चाहे इधर ये जाट हो, चाहे और छोटे छोटे राज्यों, बंगाल प्रांत हो। मतलब ये एक तरीके से बगावत जैसे सुर दिखाई दे रहे थे। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ भी यही। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, और उसके बाद बहुत सारे जो सूबे हुआ करते थे उन सूबों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने आप को राज्य बना लिया। और इस प्रांत, राज्य क्षेत्र, और जब वो स्वतंत्र राज्य क्षेत्र हो गए तो उन स्वतंत्र राज्य क्षेत्रों में से एक का नाम है बंगाल। कौन सा है? बंगाल। तो बंगाल ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और स्वतंत्र बंगाल का पहला जो नवाब है वो है मुर्शीद कुली खां। कौन है? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां है ना, मुर्शीद कुली खां ने मतलब एक राजधानी बनाई अपनी, ढाका से चेंज करके मुर्शिदाबाद। किसको बना दिया? मुर्शिदाबाद को राजधानी बना लिया। मुर्शीद कुली खां के समय पे धीरे धीरे अंग्रेज अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां आया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों की नीतियों को पढ़ा और समझा कि मतलब अंग्रेज़ों को अगर परेशान ना किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, लेकिन अगर इनको परेशान किया जाएगा तो हो सकता है कि हमारे राज्य को भी हत्या लें। ऐसा मामला। तो उन्होंने एक वाक्य बोला कि अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए बोला कि अंग्रेज अगर इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगे, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा तो ये काट काट के मार देंगे। तो अंग्रेज़ों की तुलना किससे की? मधुमक्खियों से की। लेकिन आने वाला जो मतलब टाइम था, अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी था वो था सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला ने इस बात को समझा नहीं और वही स्टेप ले लिया जो लेना नहीं चाहिए था। ठीक है। बाकी मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ कि उसकी वजह से इतिहास एक तरीके से गड़बड़ा गया। बाकी हो सकता है कि ऐसा ना होता कि मतलब अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित ना होता। बाकी नहीं, सिराजुद्दौला की गलती नहीं है, गलती धोखेबाज लोगों की है। अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन सिराजुद्दौला के समय पे हुआ, इस वजह से प्रॉब्लम है। तो जो सिराजुद्दौला है, इसने देखा कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, सिराजुद्दौला के बिना बताए, बिना परमिशन के कलकत्ता में एक किले का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कलकत्ता में एक किले का निर्माण कर रहे हैं। और कलकत्ता में किले का निर्माण कर रहे हैं तो सिराजुद्दौला ने पूछा भाई ये किले का निर्माण किस वजह से हो रहा है, किले के निर्माण की क्या जरूरत है?
तो बोला नहीं नहीं ये किला मतलब हम तो बस ऐसे ही बना रहे हैं। बोला ऐसे ही कैसे, मतलब कुछ तो होगा कारण। भाई नवाब मैं हूं यहाँ का, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हुई है। लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी ईसाई लोग किला बनाने से नहीं माने। ईसाइयों का जब मैं जिक्र, मेरे जुबान से हर बार वही वाला वर्ड निकलता है, मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजों की। ईसाइयों में और अंग्रेजों में फ़र्क होता है। ये ईसाई ओवरऑल सब हैं, ईसाई तो ओवरऑल सब हैं, लेकिन जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं उन्हें अंग्रेज बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। जो इंग्लैंड वाले लोग हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं, अंग्रेज। बाकी फ्रांसीसी हैं वो भी ईसाई हैं, पुर्तगीज हैं वो भी ईसाई हैं, डच हैं वो भी ईसाई हैं, सब ईसाई हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब भाषा के आधार पर मतलब मामला है इनका, और उनको क्या बोल रहे हैं हम, अंग्रेज। तो यहाँ पे अंग्रेज नहीं माने तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, जो लोग किले पे काम कर रहे थे, निर्माण कार्य में जो लोग लगे हुए थे, उन लोगों को उठवा लिया और उठवा के एक छोटे से रूम में बंद करवा दिया। जब सुबह तक देखा गया तो उसमें से 123 लोग मर चुके थे और 23 लोग जिंदा थे, मतलब कुल 146 लोगों को बंद किया था। ये घटना सच है झूठ है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसको बोलते हैं ब्लैक होल कांड। और ब्लैक होल कांड का मतलब जो बताया जिसने, उस व्यक्ति का नाम है हॉलबेल। कौन, हॉलबेल। तो हो सकता है कि उसने एक झूठा कहानी बना के मतलब पेश कर दिया हो इसको, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ इसकी कोई पुष्टि वाला मामला है। अगर अपनी साइड से नहीं, मतलब इंडिया में ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम लोग इसको ये बोलते हैं कि ऐसा सही हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला तो चलो ठीक है। इस घटना के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बोला कि अब तो इसका बदला लिया जाएगा। और इसका बदला लेने का मामला ये था कि युद्ध होगा, और युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, लेकिन प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, उसका परिणाम क्लाइव के पक्ष में चला जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। लेकिन अब उसकी हार के पीछे के कारण थोड़ा सा देख लो। सिराजुद्दौला के पास लाखों की संख्या में सेना है, 2 लाख से ज़्यादा की सेना है, और इनके पास मतलब हजारों में सेना है। तो सिराजुद्दौला को जरा सा भी डाउट नहीं था कि मतलब, या कोई डर वाला मामला हो। और डर किस बात का हो, उसके पास सेना है, और उसको ये था कि मतलब इनको मारेंगे पीटे और भगा देंगे अंग्रेजों को, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये नहीं देखा कि अंग्रेज कूटनीतिक चाल चल सकते हैं, अंग्रेज मतलब धोखा कर सकते हैं। और धोखा दूसरा क्या करेगा, धोखेबाज तो हमारे घर में खुद बैठे हुए हैं, दूसरों से क्या बोलना है। तो क्लाइव ने मीर जाफ़र से मुलाकात की। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति है, और उससे मुलाकात करके बोला कि आप कौन हो। तो बोला मैं सेनापति हूँ भाई बंगाल का। बोला फीलिंग नहीं है यार। तो बोला फीलिंग क्या आएगी इसमें। बोला अगर यही मामला ऐसा हो कि आप बंगाल के नवाब हो तो अलग टाइप की फीलिंग आ सकती है। तो बोला बंगाल के नवाब हम कैसे हो जाएंगे। बोला बंगाल के नवाब आप हो सकते हो अगर आप मेरी बात मानो तो। जो सेना होती है, सेना सेनापति के अधीन रहती है। सेनापति जैसे उसको आदेश देता है वैसे सेना काम कर रही होती है। राजा डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड नहीं होता है। राजा का कनेक्शन रहता है वो किससे रहता है, सेनापति से रहता है। तो मीर जाफ़र बातों में आ गया क्लाइव की, और बोला कि जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। और मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया प्लासी के युद्ध में, और किसकी पराजय हो जाती है, सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है। और इस पराजय का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने ये सिद्ध कर दिया कि मतलब अब जो दौड़ चल रही थी कि भारत में अब आने वाला सम्राट कौन होगा, या मतलब भारत पर राज कौन करने वाला है, तो उससे ये पता चल गया कि अगर हम कूटनीतिक चाल चलें, और अगर हम कैसे भी करके, देखो युद्ध का मामला ये होता है कि युद्ध में कोई नियम कानून नहीं होते। युद्ध का मतलब युद्ध होता है, जीतना होता है, कैसे भी जीते, और वो जीत गए युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ, और वादे के अनुसार क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का शासक बना दिया। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, है ना। तो वादे के अनुसार मीर जाफ़र को क्या बना दिया, नवाब बना दिया। लेकिन बंगाल का नवाब बनते ही मीर जाफ़र बौखला गया, और इसने बहुत सारा मतलब धन दान कर दिया अंग्रेज़ों को, बहुत सारी ज़मीन दे दी।
लेकिन उनको ये नहीं पता था, मीर जाफ़र को ये नहीं पता था कि ये लोग तुम्हारे धन लेने से या फिर तुम्हारी ज़मीन लेने से ऐसा नहीं है कि तुम्हें छोड़ देंगे। और उन्होंने दोष जमाना शुरू कर दिया कि मतलब राजा तो हम नहीं बनाए तुम्हें, कठपुतली टाइप का व्यक्ति मतलब बना के छोड़ दिया इसको बिल्कुल। और इसको जब ये वाली बात समझ में आई तो मीर जाफ़र ने जो डच लोग थे, डच लोगों से बात की और बोला यार कि जैसे अंग्रेज़ों को छूट मिली हुई है वही छूट हम आपको बंगाल में व्यापार करने के लिए दे देंगे, लेकिन आप एक काम करो, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दो। अंग्रेज़ों को, डचों ने वही मतलब एक वाला मामला रहता है, अच्छा तुम उसको पटक लोगे क्या? बोला हाँ। अरे नहीं, वो तो बोल रहा था कि वो तुमसे शक्तिशाली। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है। डचों ने भी मतलब वो बोलते ना कि एक तरीके से बड़प्पन के चक्कर में बोला कि हाँ, और ये वाली बात अंग्रेज़ों को पता चल गई और अंग्रेज़ों ने 1759 में बिदारा के युद्ध में डचों को पराजित किया और यहाँ से रवाना कर दिया। बोला कि आप हमारे साथ ही खेल खेल रहे थे। क्लाइव जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने किससे बोला? मीर जाफर से बोला कि आप तो हमारे साथ ही खेल खेल रहे थे। तो बोला कि नहीं, खेल कौन सा खेल रहे थे? बोला कि अच्छा, हमें यहाँ से भगाने की प्लानिंग कर रहे हो, अब तुम भागो इससे कुर्सी से और हम किसी और को बिठाएंगे। और अगर आप खुद से भाग जाते हो तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो फिर हम भगाएंगे अपने तरीके से। मीर जाफर ने बोला यार तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, हम खुद से ही भाग जाएंगे। तो मीर जाफर साइड हो गया और मीर जाफर का दामाद है मीर कासिम, और वो आया और बोला कि मतलब मुझे बना दो महाराज। बोला नहीं यार, तुम उसकी तरह ही बिना फालतू का धोखा वोखा करोगे बाद में। बोला नहीं नहीं, धोखा वोखा वाला मामला नहीं है, मतलब मुझे बना तो दो। तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम को जैसे ही नवाब बनाया, मीर कासिम भी बौखला गया। उसने बहुत सारी ज़मीन धन ये सब दान किया, गिफ्ट दिया, उपहार। लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है क्या? हैं? वही वाला मामला अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने इसको भी कठपुतली राजा बना दिया। और मतलब नाम मात्र का राजा है ये मीर कासिम। सारे के सारे डिसीजन मतलब किसके चल रहे हैं? अंग्रेजों के चल रहे हैं। मीर कासिम भी परेशान हो गया यार, मतलब बोला ये तो मामला गड़बड़ है। और मीर कासिम सोच रहा है कि चलो मैं यार बात करूं फ्रांसीसियों से। किससे बात करूं? फ्रांसीसियों से बात करूं, हो सकता है कुछ मदद करें। और ये वाली बात अंग्रेजों को पता चल गई। तो कर्नाटक युद्ध हुए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। कर्नाटक के पहले युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध था उसमें ना तो फ्रांसीसी पराजित हुए ना अंग्रेज पराजित हुए। मतलब एक तरीके से मैच कैसा हो गया? ठीक है। और वो मैच जब बराबरी पे छूट गया तो तीसरा वाला जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में अंततः फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने। तो हम ये बोल सकते हैं कि कर्नाटक युद्धों में अंततः विजयी कौन रहे? तो अंग्रेज रहे। अंततः विजयी मतलब वही वाला मामला, अंत भला तो सब भला। अंग्रेजों की जीत हो गई। क्या? 60। ठीक है। अब यहां हो क्या रहा है, बाद में इसको समझ गया मीर कासिम। तो मतलब थोड़ा बोला देखो देख, अब अपने हिसाब से अच्छे से चल सकते हो तो चल लो, नहीं तो फिर मतलब और दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मीर कासिम नहीं सुधरा, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग नहीं चला। मतलब ये हुआ तो अंग्रेजों ने मीर कासिम से बोला कि जैसे मीर जाफर भागा था ना, वैसे ही भाग जाओ तुम चुपचाप, और अगर तुम नहीं भागते हो तो फिर वही करेंगे जो हमें करना होगा। तो मीर कासिम ने बोला ठीक है, निकल लेंगे यार। मीर जाफर फिर से आ गया, बोला मुझे बना दो राजा। तो बोला तू पहले ही मतलब बकवास करके चला गया यहाँ से। बोला देखो वो पहले जो हो गया ना उसको छोड़ो, अभी बना दो फिर से। अंग्रेजों ने फिर से उसको बना दिया। उन्हें तो कोई भी चाहिए, कठपुतली चाहिए ना, काम तो वही करने वाले हैं, तो बना दिया। लेकिन हुआ क्या, 1764 में, कब? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर बिहार में एक जगह पड़ती है, वहां पे ये युद्ध हुआ। और बक्सर का युद्ध हो किस किस के बीच में रहा है? एक अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, ये मीर कासिम, और एक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये एक साइड है और दूसरी साइड अंग्रेज।
जो मीर कासिम है, मीर कासिम भागते भागते गया था शुजाउद्दौला के पास और बोला कि मतलब शुजाउद्दौला ने जैसे ही मीर कासिम को देखा और बोला मतलब महाराज आप कैसे, मतलब बोला महाराजा राज कुछ नहीं रहे, तुझे सेना है ना दिखाई दे रही है, मैं तो अकेला घूम रहा हूँ। बोला क्या हो गया? बोला नहीं नहीं वो अंग्रेजों ने मतलब भगा दिया। बोला अंग्रेज कैसे भगा देंगे, इतनी ताकत हो गई अंग्रेजों की कि मतलब बंगाल के नवाब को भगा रहे हैं। बोला अरे ताकत इतनी नहीं हो गई है। बोला मुझे बोलते तो कोई बात नहीं, वो तो तुम्हें भी गाली दे रहे थे, बहुत गंदी गंदी संस्कृत वाले श्लोक सुना रहे थे। तो शुजाउद्दौला बोला इतनी हिम्मत हो गई मुझे भी गाली दे। बोला नहीं नहीं बस इतने पे ही रुक जाओ, मैं पूरी बात बता नहीं रहा, नहीं तो तुम अभी रात में ही चले जाओगे उनसे लड़ने, इस वजह से मैं मतलब रुक। वो तो ये भी बोल रहे थे कि ताकत ही नहीं है शुजाउद्दौला के पास। वहीं पे शाह आलम द्वितीय बोला यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको, मतलब शुजाउद्दौला के पास सेना है, शाह आलम द्वितीय के पास कुछ नहीं है, मीर कासिम के पास कुछ नहीं है। और बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध में मतलब इन तीनों लोगों का जो संयुक्त बेड़ा था वो हार गया। और जब ये पराजित हो गए तो अंग्रेज़ों की जीत हो गई थी। तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था नेतृत्व? हेक्टर मुनरो कर रहा था। लेकिन हेक्टर मुनरो एक कूटनीतिक व्यक्ति नहीं था। तो बोला कि देखो युद्ध तो जीत गए, लेकिन अब इनके साथ संधि भी तो करनी पड़ेगी, समझौता भी तो करना पड़ेगा। तो समझौता करने के लिए तो एक कूटनीतिक व्यक्ति को बुलाओ। तो क्लाइव को बुलाया गया फिर से, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में किसकी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि, अब भाई इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में होनी चाहिए? इलाहाबाद की संधि इन तीनों से ही होनी चाहिए। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई, इलाहाबाद की पहली संधि तो मतलब भाई इनको निपटा दिया। लेकिन इलाहाबाद की दूसरी संधि है वो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ पे मीर कासिम से बोला तो मीर कासिम बोला मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरा क्या करोगे भाई? तो बोला तू चल साइड हो। मीर जो शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय से क्लाइव ने बोला महाराज आप मतलब यहाँ पे यार देख तो लेते कम से कम कैसे कैसे वंशज रहे हैं आपके, बाबर, हुमायूं, अकबर, आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? बोला देखो मैं फंस गया यार, अब देखो बकवास ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो गया वो हो गया। फिर शुजाउद्दौला से बोला आपका क्या होगा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो शुजाउद्दौला ने बोला कि देखो सब कुछ आपके हाथ में है, मारो तो पारो तो बोला देखो मारो पारो कुछ नहीं, सिंपल सा मामला है, युद्ध का हर्जाना भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? युद्ध का हर्जाना भरना पड़ेगा। उसने बोला मतलब कोई 500-700 रुपये मांग रहा होगा। युद्ध का हर्जाना 50 लाख रुपए। कितना? 50 लाख रुपए। 1765 में 50 लाख रुपए है, समझ में आ रहा है क्या? दूसरी बात, जो इलाहाबाद और कड़ा मनिकपुर वाला क्षेत्र है वो भी आपको देना पड़ेगा। शुजाउद्दौला ने बोला कि मार ही दो इससे बढ़िया, तो बोला फिर मर जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो फिर शुजाउद्दौला ने बोला कि यार ठीक है इतना जा रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं अगर मानेंगे तो पूरा का पूरा राज्य हड़प लिया जाएगा। तो मतलब बोला कि चलो ठीक है इतने पे मतलब संतुष्टि कर लेते हैं। फिर शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की और बोला महाराज एक बात बताओ, पूरे भारत में हमें मतलब आज़ादी दे तो व्यापार करने दो, रोक टोक मतलब बिना फालतू के क्या करने की ज़रूरत है, और अगर हम आपको मतलब पैसे ऐसे भी दे दिया करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि ठीक है मुझे क्या दिक्कत है, मतलब दे दिया करो पैसे ऐसे। तो यहाँ पे संधि हो गई। लेकिन हुआ क्या, उधर जो बंगाल है ना, बंगाल अब कंडीशन बहुत अलग हो चुकी है। देखो इधर बहुत अजीब वाला मामला है, यहाँ पे देखोगे ना तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस बक्सर के युद्ध ने फाइनल कर दिया था कि अब भारत में राज करने से अंग्रेजों को कोई रोक नहीं पाएगा किसी भी हालत में। बक्सर के युद्ध ने फाइनल कर दिया था, प्लासी के युद्ध ने नहीं किया, लेकिन बक्सर के युद्ध ने मोहर लगा दी उस पर। क्योंकि 1761 में, किसमें? 1761 में तुम लोग मतलब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ चुके हो, और उसके साथ ही मैंने मतलब मराठा साम्राज्य भी पढ़ाया था। और मराठा साम्राज्य में पानीपत का तीसरा युद्ध भी आया था। किसका? पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने यानी अफगानों ने किसको पराजित कर दिया था? मराठों को पराजित कर दिया था। और मराठों की पराजय ने अंग्रेजों के हौसले बुलंद कर दिए, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि मराठे शक्तिशाली हैं। और जब मराठे पराजित हो गए
तो अंग्रेजों के हौसले बुलंद हो गए थे। और 1764 का जब युद्ध बक्सर का जीता, उसके बाद तो अंग्रेजों पे अंकुश लगाने वाला मामला नहीं रहा। और अंग्रेज चाहते तो बंगाल को उसी समय पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, अपनी सत्ता स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बंगाल में सत्ता स्थापित न करके पूरी तरीके से द्वैध शासन लगा दिया। क्या कर दिया? द्वैध शासन लगाया। और द्वैध शासन का मतलब होता है दो शासन एक साथ, मतलब दो लोगों का शासन चलेगा। तो दो शासन किस किस के हैं? एक है बंगाल का नवाब और एक साइड है अंग्रेज। एक कौन है? बंगाल का नवाब और एक साइड अंग्रेज। तो बंगाल का नवाब बना दिया नजमुद्दौला को। किसको बना दिया? नजमुद्दौला को। ये नाम मात्र के शासक हैं, बाकी पूरे के पूरे अधिकार किसके पास हैं? अंग्रेजों के पास। और जो वित्तीय अधिकार हैं अंग्रेजों ने अपने पास रख दिए, और राजनीतिक प्रशासनिक अधिकार किसके पास रख दिए? नवाब के पास रख दिए। और ऐसा हुआ क्यों भाई? द्वैध शासन लगाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? तो अंग्रेज बंगाल की जनता को इम्प्रेस करना चाहते थे। अंग्रेज बंगाल की जनता की नज़रों में अच्छे बनना चाहते थे। और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में हमारे राज्य, ये जो बंगाल है उस पर राज्य करने से वहाँ की जनता विद्रोह करे। इस वजह से उन्होंने नवाब किसको बनाया? नजमुद्दौला को। लेकिन नजमुद्दौला की जो शक्ति थी वो सारी की सारी शक्ति मतलब किसके अंदर निहित है? जो राजा की एक शक्ति होती है वो सारे के सारे कार्य कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। और जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य हैं इनको मतलब गड़बड़ करते चले गए अंग्रेज, और वित्तीय मतलब अपना मुनाफा कमा रहे हैं। और धीरे धीरे उन्होंने जनता की नब्ज को देखा, और ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जनता एक तरीके से ये बोल रही है कि देखो अंग्रेज तो बढ़िया हैं, लेकिन यहीं पे गड़बड़ है, ये वाली गड़बड़ है, ये तो बढ़िया है। तो इसको देख के 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। बंगाल में क्या कर दिया? द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। और जैसे ही बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई, जैसे ही बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई, तो बंगाल पे पूरी तरीके से नियंत्रण किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका हो गया?